बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी के अंदर। किडनी के कौन से पार्ट में होता है? कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों के अंदर पाया जाता है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट कहाँ से होता है? मेलफिजियन बॉडी से। मेलफिजियन बॉडी किस चीज़ से बनती है? बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दो चीज़ों से मिलकर बनती है। ब्लड फिल्टर कहाँ होते हैं? ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में आता है। फिर वहाँ से आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर एंड में कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। नेफ्रॉन के 4 फंक्शन है: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म के 2 पार्ट हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज। सबसे पहले हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होती है? ग्लोमेरुलस में होती है। ग्लोमेरुलस में कैसे होती है? एफरेंट आर्टीरियोल जो है ब्लड लेकर आती हैं ग्लोमेरुलस में, फिर वहाँ से फिल्ट्रेशन होती है। बाकी जो काम की चीज़ें होती हैं वो इफरेंट आर्टीरियोल से आगे चली जाती हैं। अब एफरेंट आर्टीरियोल जो होती है उनका डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इफरेंट आर्टीरियोल, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस में प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर को कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जब वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है तो ग्लोमेरुलस से चीज़ें पास होकर बोमेन कैप्सूल में आती है। तो ये चीज़ें कैसे पास होकर आई? ये इस वजह से पास होकर आई कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के अंदर सीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ट्यूब की तरह, जहाँ से चीज़ें एक जगह से पास होकर दूसरी जगह आ जाती हैं। और ये सीव लाइक ट्यूब्स दोनों के अंदर होती हैं, यानी कि ग्लोमेरुलस में होती हैं और बोमेन कैप्सूल में भी होती हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन साइज़ पर भी डिपेंड करती है, यानी कि जो छोटे छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं और जिनका साइज़ बड़ा होता है वो पास नहीं हो सकते। तो ग्लोमेरुलस से कौन सी 2 चीज़ें हैं जो कि पास नहीं होती? वो है प्लाज्मा प्रोटीन, उनकी एग्जाम्पल में आ जाता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजिन। और ब्लड सेल जो है वो पास नहीं होते, वो वापसी इफरेंट आर्टीरियोल से बॉडी में चले जाते हैं। सेकंड फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्यों होती है? क्योंकि फिल्ट्रेट के अंदर कुछ काम की चीज़ें मौजूद होती हैं, इस वजह से रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि वहाँ पर एनर्जी खर्च होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर एंड सॉल्ट। इसके बाद आता है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब से क्या रीअब्जॉर्ब होगा? वाटर, लेकिन ये प्रोसेस एक्टिव नहीं होता क्योंकि यहाँ एनर्जी खर्च नहीं होती। तो जैसे जैसे वाटर रीअब्जॉर्ब होता रहेगा और फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आता रहेगा तो फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा? कंसनट्रेटेड हो जाएगा, यानी कि हाइपरटोनिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें से वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो चुका है और अंदर तकरीबन सॉल्ट रह गया है। अब असेंडिंग लिम्ब से क्या रीअब्जॉर्ब होगा? सॉल्ट। जो असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो भी एक्टिव प्रोसेस होता है, जैसा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक्टिव प्रोसेस हो रहा था और यहाँ असेंडिंग लिम्ब में भी एक्टिव प्रोसेस हो रहा है। एक्टिव प्रोसेस के जरिए सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्ट और इम्परमिएबल टू वाटर। अब जैसे जैसे यहाँ सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो फिल्ट्रेट जो है फिर वापसी डाइल्यूट हो जाता है, जैसा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बिगनिंग लेवल पर था। अब दोबारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बिगनिंग लेवल पर फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो जाता है। तो फिल्ट्रेट कौन सी 2 जगह है जहाँ पर डाइल्यूट है? तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट जो है डाइल्यूट है। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा? कैल्शियम और बाइकार्बोनेट, ये 2 चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। थर्ड फंक्शन है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन को ट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्यूब्स के अंदर होती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करेंगे। इफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड लेकर बॉडी के पास जा रही थी, यानी कि बॉडी को डोनेट कर रही थी, तो वो एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाती हैं अराउंड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उस नेटवर्क को कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। जैसे कि इसका नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो कैपिलरीज के अंदर एबिलिटी होती है डिफ्यूजन करवाने की, यानी कि उसकी मेम्ब्रेन से चीज़ें पास हो सकती हैं। तो इस ब्लड में कुछ ड्रग या पॉइजनस सब्सटेंस या नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि फिल्टर में से या नेफ्रॉन में से स्केप होकर आ जाते हैं, तो वहाँ से सीक्रेट होकर आते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। फिर यहाँ से जो है नेफ्रॉन इनको एक्सक्रीट कर देता है। तो इस वजह से इसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। और क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं? ड्रग हो गई, पॉइजनस सब्सटेंस हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया जैसे कि अमोनिया, यूरिया, और आयन कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनियम। अगर हाइड्रोजन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी, इस वजह से ये मेंटेन करता है पीएच ऑफ एसिड एंड बेस बैलेंस।
लास्ट है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसके दो पार्ट हैं, तो सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहाँ होता है? बिटवीन द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब। डिसेंडिंग लिंब में फिल्ट्रेट नीचे आ रहा होता है और असेंडिंग लिंब में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो फिल्ट्रेट की डायरेक्शन हो जाती है अपोजिट। इस वजह से इसको कहते हैं काउंटर करंट। अब मल्टीप्लायर क्यों कहते हैं? डिसेंडिंग लिंब से वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, असेंडिंग लिंब से सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो रहा है। जब सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होकर आ रहा है बाहर की तरफ, यानी कि मेडुला में आ रहा है ना, लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर होते हैं, और जो मेल्फिजियन बॉडीज और डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इनका जो पार्ट होता है ये कॉर्टेक्स में होता है, लूप ऑफ हेनले मेडुला के रीजन में होता है। तो इस वजह से मेडुला के अंदर जो है सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होकर आ रहा है, तो मेडुला कैसा हो जाता है? हाइपरटोनिक, यानी कि कंसनट्रेटेड। अब एक चीज़ कंसनट्रेटेड हो रही है तो फिर वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी, तो जो फिल्ट्रेट है डिसेंडिंग लिंब में आ रहा है, तो फिर वहाँ से कंटिन्यूसली वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल आगे जाके खुलती हैं कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से भी जो है यूरिया रीअब्सॉर्ब होकर मेडुला के रीजन में आ रहा है। तो यूरिया क्या है? सॉल्ट के फॉर्म है, और वो भी मेडुला को कंसनट्रेटेड बनाता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन होती रहती है कहाँ पर? डिसेंडिंग लिंब में। तो डिसेंडिंग लिंब से वाटर कंटिन्यूसली रीअब्सॉर्ब होता रहता है, फिर असेंडिंग लिंब सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करता है, तो मेडुला के रीजन में कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, हाइपरटोनिक हो जाता है मेडुला का रीजन। देन कलेक्टिंग डक्ट से भी यूरिया रीअब्सॉर्ब होकर मेडुला के रीजन में आ जाता है, जिसकी वजह से मेडुला हमेशा जो है हाइपरटोनिक और कंसनट्रेटेड रहता है। इस वजह से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हमेशा बढ़ती रहती है, तो इस वजह से इसका नाम काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। अब लास्ट है काउंटर करंट एक्सचेंज, जो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का ही पार्ट है। काउंटर करंट एक्सचेंज होता है बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वाजर एक्टा। मैंने बताया था इफ्रेंट आर्टीरियोल से कैपिलरी का नेटवर्क निकलता है, जो कि पीसीटी और डीसीटी के दरमियान बनाते हैं, तो उसको कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। यानी कि इफ्रेंट आर्टीरियोल से दो नेटवर्क बनेंगे, एक होगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क और दूसरा होगा वाजर एक्टा। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो होगा पीसीटी और डीसीटी के इर्द गिर्द होगा, और वाजर एक्टा जो है पैरेलल होगा लूप ऑफ हेनले के। काउंटर करंट एक्सचेंज कहाँ पर होता है? बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वाजर एक्टा। वाजर एक्टा से जो ब्लड जा रहा है वो जा रहा है राइट टू लेफ्ट, और जो लूप ऑफ हेनले में ब्लड मूव कर रहा है वो कर रहा है लेफ्ट टू राइट। तो इस वजह से इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इस वजह से इसको कहते हैं काउंटर करंट। एक्सचेंज का भी वर्ड लिखा हुआ है कि काउंटर करंट एक्सचेंज क्यों कहा जाता है। वाजर एक्टर जो ब्लड लेके आती हैं, सबसे पहले वो असेंडिंग लिंब के पास से गुजरती हैं, तो वहाँ से वो सॉल्ट रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं, फिर आगे जाकर वाटर को रीअब्सॉर्ब करके अंदर का जो ब्लड की जो कंसनट्रेशन है, जो हाइपरटोनिक हो गया था उसको डाइल्यूट कर लेती हैं। इस तरह से वो बॉडी पे चला जाता है, और ये कुछ ना कुछ चीज़ें जो है लूप ऑफ हेनले से रीअब्सॉर्ब कर रही हैं, सॉल्ट और वाटर। दो चीज़ें रीअब्सॉर्ब कर रही हैं, एक सॉल्ट और एक वाटर जो है ये लूप ऑफ हेनले से रीअब्सॉर्ब कर रही हैं। तो ये बदले में भी तो कुछ देंगी, तो ये बदले में वाजर एक्टर लूप ऑफ हेनले को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है और कुछ नॉरिशमेंट दे देता है। तो ये एक्सचेंज का प्रोसेस हो गया, इस वजह से इसको काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म की दो टाइप थी, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज। इन दोनों का काम यही है कि मेडुला को कंसनट्रेटेड बनाना। 1100 से 2000 लीटर ब्लड जो है फ्लो होता है नेफ्रॉन से, जिसमें से 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है, और 1 से 2 लीटर यूरिन जो है पास आउट हो जाता है। दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले ज़्यादा होता है, वो कैमल के अंदर पाए जाते हैं ताकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, और दूसरे होते हैं जस्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है ताकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो। तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन किस में पाए जाते हैं? एक्वेटिक एनिमल में, जैसे कि फिशेस। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किस पर डिपेंड करता है? लूप ऑफ हेनले पे। जितना लेंथी लूप ऑफ हेनले होगा उतनी रीअब्जॉर्प्शन होगी और उतना यूरिन कंसंट्रेटेड होगा। और इसके बाद आते हैं 3 हार्मोन, ADH जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है कलेक्टिंग डक्ट से, एल्डोस्टेरोन जो कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, लास्ट है पैराथ हार्मोन जो कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। इसके साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। अगर इसके बावजूद भी कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन दी एंड आई वांट टू से दैट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।